हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ध्यान एकेडमी। हम लोग 355 पीटी 365 को कंप्लीट कर रहे हैं और ये कल्चर की मैगजीन है। इसमें अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक के स्टडी मटेरियल को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है। तो देखिए, 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं। पहले पार्ट में हमने पहला चैप्टर किया था साइट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल। ओके, ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया गया है, सेकेंड एंड थर्ड, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। और तीसरा चैप्टर है पर्सनैलिटीज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अवार्ड्स से, और अवार्ड्स के साथ इसमें ये वाला चैप्टर, 5th चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, यानी 4th चैप्टर एंड 5th चैप्टर। ये तीसरे वीडियो में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस वाले सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा ये लंबा 20 पेज के आसपास का वीडियो है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि वीडियो को 1.5 या 2 की स्पीड में देखें, तो आपका थोड़ा समय बचेगा और जो एक्स्ट्रा अभी ऐसा लग रहा है कि स्पीड काफ़ी कम है, वो चीज़ दूर हो जाएगी। ओके, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप देखते हैं एक बार। अवार्ड्स में नोबेल प्राइजेस के बारे में देखेंगे। नोबेल पीस प्राइज एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025। आगे है पद्मा अवार्ड, फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पुलित्जर प्राइज, मैग्सेसे अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और लास्ट में है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इसी तरीके से ट्राइब्स एंड न्यूज़ में कुछ ट्राइब्स के बारे में चर्चा की गई होगी आगे। यहाँ पर इसके सब पार्ट्स नहीं दिए गए हैं, तो उसी चैप्टर में ही देखेंगे। तो आइए चलते हैं 4th वाले अवार्ड वाले चैप्टर पर। तो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर अवार्ड्स वाला 4th चैप्टर, और इसमें पहली न्यूज़ है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बताया गया है। तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और ये दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन द्वारा, जो कि है स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, और ये एक अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने इसे इस्टेब्लिश, उनकी विल के अकॉर्डिंग इसे इस्टेब्लिश किया गया था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि ऐसा कोई प्राइज़ दिया जाना चाहिए। तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1895 में। ठीक है, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो आप इनको देख सकते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन एंड साइकोलॉजी एंड पीस। तो इसमें से जो मैं इसको एक डिफरेंट कलर कोडिंग करता हूँ, एक जस्ट 1 सेकेंड। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स है, इसे दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से जो लिटरेचर है, लिटरेचर का नोबेल दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा। फिर है मेडिसिन एंड साइकोलॉजी, तो इसे दिया जाता है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक नोबेल असेंबली है, कहाँ पे है? स्वीडन, स्टॉकहोम में। और इसी तरीके से ये लास्ट है पीस का नोबेल। तो नोबेल ऑफ पीस दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा। तो इस तरीके से ये है, आप इनको देख सकते हैं। 3 कैटेगरीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, और इसमें से इनको 1 2 3 4 ऐसे 4 अलग अलग सोसाइटी द्वारा ये नोबेल दिया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि जो विनर्स होते हैं उन्हें उनको रिसीव क्या क्या होता है। तो पहला तो होता है एक नोबेल डिप्लोमा होता है, आप कह सकते हैं एक पहचान पत्र तरीके से होता है। ये यूनिक वर्क ऑफ आर्ट होती है। दूसरा, नोबेल मेडल दिया जाता है और कैश प्राइज भी दिया जाता है, और ये होता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के बराबर। ये क्रोनर जो है, ये स्वीडिश की वहाँ की मुद्रा है, या आप कह सकते हैं कि वहाँ की करेंसी है क्रोनर। तो उसमें ये दिया जाता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। तो अगली न्यूज है यहाँ पर, आप देखिए, इसी से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। तो 2025 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचादो को। ठीक है, और ये वहाँ की अपोजिशन लीडर हैं। और प्रॉब्लम तब हुई, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि अभी आपने देखा है कि वेनेजुएला पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया है, और इसके बाद से इन्होंने अपना जो नोबेल पीस प्राइज था वो
इन्होंने ऑफर किया है यूएस के प्रेसिडेंट को कि वहाँ पर आपने हमारे कंट्री में पीस इस्टेब्लिश की है, जो कि एक तरीके से ऐसा भी देखा जा रहा है कि आर्मी के बेसिस पे पीस इस्टेब्लिश करना भी एक तरीके से वो पीस तो नहीं है। जैसा आप अफगानिस्तान में देख रहे थे, अमेरिका कह रहा था कि हम पीस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी तरीके से वो वायलेंस जैसी सिचुएशंस क्रिएट रही लगभग एक डिकेड तक, एक से दो डिकेड तक। तो ये चीज़ें रही हैं, तो ये याद रखना कहाँ की हैं। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं, इनको इस बार दिया गया है और बाद में इन्होंने उस जो मेडल है नोबेल पीस प्राइज मेडल, उसको यूएस प्रेसिडेंट के साथ शेयर करने के लिए एग्री हुए। तो नोबेल पीस प्राइज के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर आगे बताया गया है। तो ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो देशों के बीच में फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, ठीक है, आर्मीज के रिडक्शन में काम करते हैं, ठीक है, और फाइनली पीस को बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबेल की भी एक इच्छा थी, उनकी भी एक विल थी कि वर्ल्ड लेवल पर पीस एंड फ्रेटर्निटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसके 4 मेन क्राइटेरिया हैं जिसमें ये दिया जाता है। पहला है आर्म्स कंट्रोल एंड डिजार्मामेंट, दूसरा है पीस निगोशिएशन, तीसरा है डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, एंड लास्ट है ऐसे वर्ड्स टूवर्ड्स क्रिएटिंग बेटर ऑर्गेनाइज एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड। तो जो भी पीसफुल वर्ल्ड की दिशा में, वर्ल्ड को पीसफुल बनाने की दिशा में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनमें ये नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। 21st सेंचुरी में नोबेल पीस प्राइज में इनको जो क्लाइमेट चेंजेस के इम्पैक्ट हो रहे हैं उनको कम करने में जो लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से एनवायरनमेंट को जो थ्रेट उत्पन्न हुए हैं, मैनमेड थ्रेट, उनको रिड्यूस करने में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इस नोबेल पीस प्राइज के लिए कंसिडर किया जा रहा है 21st सेंचुरी में। इसमें हमने देखा था एक मेडल होता है, डिप्लोमा होता है, एंड इसी तरीके से एक चेक होती है। और करंटली ऊपर हमने देखा था ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की चेक होती है, जबकि अभी करंटली इसकी प्राइस है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर्स, ठीक है। जो इसका मेडल होता है, ठीक है, ये 18 कैरेट गोल्ड के बराबर होता है और ये होता है 196 ग्राम का। इसी तरीके से इसका जो डायमीटर होता है मेडल का, वो 6x6 सेंटीमीटर्स का होता है। तो इस प्राइस को रिवॉक नहीं किया जा सकता, शेयर नहीं किया जा सकता और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रिवॉक का मतलब वापस नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से आगे चलते हैं। ट्रांसफर जो मेडल है, प्राइस को वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन और शेयर भी नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेडल है, इसमें एक मेडल भी दिया जाता है, वो जो मेडल है उसे गिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो ऑनर एंड टाइटल है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, लेकिन जो मेडल है वो गिफ्ट किया जा सकता है, या उस पर लोन लिया जा सकता है, या फिर किसी दूसरे पर्पजेस के लिए डिस्प्लेड किया जा सकता है, या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी डिस्प्ले किया जा सकता है। यूक्रेन के एक लीडर थे दिमित्री मुरातोव, ठीक है, तो इनको भी मेडल दिया गया था। तो इसके ऑक्शन किए गए हैं और इसके ऑक्शन में इसको लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर मिले। और इस जो ये अमाउंट है इसका यूज़ किया गया जो यूक्रेनियन वॉर के रिफ्यूजीज हैं, ठीक है, वहाँ से जो विस्थापित लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इस जो अमाउंट है 100 मिलियन यूएस डॉलर, उसको यूज़ किया गया है। इसी तरीके से इंडिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो इन्हें मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया है 2014 में, ठीक है। आगे इसमें एक और नोबेल प्राइज के बारे में बात की गई है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025। तो ये हंगरी के एक राइटर हैं लाजलो क्रांजना होरकई, ठीक है, इनको 2025 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। इनका जन्म हुआ था 1954 में ग्योला हंगरी में, और ये रोमानियन बॉर्डर के पास इनका बर्थ प्लेस है, रोमानिया के बॉर्डर में। और इनके जो वर्क हैं, जो इनकी राइटिंग्स हैं, उनमें 1985 की सटैन टैंगो, और इसी तरीके से 1989 की मेलेंचली ऑफ रेजिस्टेंस, एंड 1999 में वॉर एंड वॉर, ये इनकी बेस्ट वर्क है, ठीक है। आप कह सकते हैं अच्छी बुक्स हैं, इनके द्वारा लिखे गए बेहतर कार्य हैं। आगे बात की गई है पद्म अवार्ड्स की। तो इस बार प्रेसिडेंट
द्वारा 139 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो पद्म अवार्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया में। इसे स्टार्ट किया गया था 1954 में और ये हर साल दिया जाता है और इनकी घोषणा की जाती है रिपब्लिक डे की एक पहले दिन, मतलब पूर्व संध्या पे रिपब्लिक डे की। ठीक है, और कुछ ऐसे ईयर्स हैं, हर साल इसका अनाउंस किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग या इंटरप्शंस ईयर्स रहे हैं, इंटरप्टेड ईयर्स रहे हैं, जैसे 1978, 1979 एंड 1993 से 1997। इन ईयर्स में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे। तो ये एक तरीके का टाइटल नहीं है, यानी इनका अपने नाम के साथ सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। ये बस एक अवार्ड है और इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहली है पद्म विभूषण, दूसरी है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिए जाते हैं तीनों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो ऐसे सभी फील्ड्स जिनमें पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व होती है, उसमें उन क्षेत्र के लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके अचीवमेंट्स को। इसके लिए एलिजिबल कौन लोग हैं? सभी पर्सन्स एलिजिबल हैं, सभी इंडियंस एलिजिबल हैं। और कौन एलिजिबल नहीं है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से जो लोग पीएसयू में वर्क कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको, वो लोग एलिजिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे क्षेत्रों में अगर जो कोई डॉक्टर है, ठीक है, या साइंटिस्ट है, तो ये लोग इसके अवार्ड के एलिजिबल हैं। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिए जा सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पीएसयूज के वर्कर्स को ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। नॉर्मली किसी की मृत्यु के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में उसे भी कंसीडर कर सकती है गवर्नमेंट। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? तो इसकी रिकमेंडेशन की जाती है एक पद्म अवार्ड कमेटी द्वारा, और ये पद्म अवार्ड कमेटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हर साल। ठीक है, हर साल प्राइम मिनिस्टर एक पद्म अवार्ड कमेटी बनाता है जो इन अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करता है, और बाद में ये प्रेसिडेंट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें पब्लिक नॉमिनेशंस अलाउड हैं, यानी कोई भी सोसाइटी, कोई भी संस्था, कोई भी पर्सन इसमें नॉमिनेशन कर सकता है। यानी हम सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, यानी खुद अपने लिए भी इन अवार्ड्स के लिए आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। बाद में ये पद्म अवार्ड कमेटी इसकी रिकमेंडेशंस करेगी, तब गवर्नमेंट कंसीडर करेगी। आगे कितने टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स दिए जा सकते हैं एक साल में? इस बार हालांकि दिए गए हैं 139, लेकिन 120 से ज़्यादा जो पद्म अवार्ड्स हैं वो नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने होने चाहिए? 120। लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिनको मृत्यु के बाद अवार्ड दिया गया है, या फिर NRI हैं, फॉरेनर्स हैं, या OCIs हैं। ऐसे लोगों को शामिल कर लेंगे तो ये अवार्ड की संख्या 120 से भी ऊपर हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है इस बार का। ठीक है, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, ये लोग बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनको वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग 2023 में इनकी फर्स्ट रैंक थी इस पेयर की। ठीक है, एक जोड़ी थी। तो क्योंकि सिंगल गेम भी होते हैं बैडमिंटन में और डबल गेम भी होते हैं, मतलब एक पेयर में भी गेम होते हैं, तो पेयर में इनकी रैंकिंग 1 थी 2023 में। और इन्होंने एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जो हांगझाऊ चाइना में हुआ था उससे भी जीता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस्टेब्लिश किए गए थे 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न के द्वारा। खेल रत्न के पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में 2021 में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर है ये एक तरीके के इंडिया के हाईएस्ट सपोर्टिंग और हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर्स के रूप में जाना जाता है इन्हें, कि जो खेल के क्षेत्र में सबसे उच्च पुरस्कार इसे माना जाता है। और यह उन लोगों को दिया जाता है जो पिछले 4 वर्षों में खेल में या स्पोर्ट में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रदर्शित करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो ऐसे ही लोग इसमें रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
इसमें क्या क्या मिलता है, तो 25 लाख कैश प्राइज होता है नंबर 1, दूसरा होता है मेडल, और तीसरा होता है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स का। कितने अवार्ड दिए जा सकते हैं, तो जितने भी खेल क्षेत्र हैं सभी से एक डिसिप्लिन से एक अवार्ड दिया जा सकता है हर साल, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस में इनके नंबर्स चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को 4 और द न्यूयॉर्कर इसे 3 पुलित्जर प्राइज दिए गए हैं 2024 में। तो ये काफ़ी इस्टीम्ड सेट ऑफ अवार्ड्स हैं जिन्हें हर साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क सिटी में है उसके द्वारा दिया जाता है। और ये किस फील्ड में दिए जाते हैं, सबसे पहला है जर्नलिज्म, फिर है इसमें लिटरेचर भी आता है, और म्यूज़िक के फील्ड में भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूज़िक, ओके। इसे इस्टेब्लिश किया गया था जोसेफ पुलित्जर द्वारा। ये एक हंगरी एंड अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, हंगेरियन एंड अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। इन्होंने ये एक न्यूज़पेपर पब्लिशर्स भी थे, जिन्होंने अपनी जो मनी थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी थी अपनी डेथ से पहले 1911 में, और उसके इसी अमाउंट से पुलित्जर प्राइज को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, जर्नलिज्म, लेटर एंड म्यूजिक इन फील्ड्स में दिया जाता है। एंड पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1917 में। नेक्स्ट है मैग्सेसे अवार्ड्स। तो एजुकेट गर्ल एनजीओ है एक, एजुकेट गर्ल, ये फर्स्ट एनजीओ है जिसे फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मैग्सेसे अवार्ड 2025 दिया गया है। इस मैग्सेसे अवार्ड्स को इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, और फर्स्ट अवार्ड दिया गया 1958 में। ये एशिया का हाईएस्ट ऑनर माना जाता है, और एक तरीके से इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। एनुअली यानी हर साल ये मैग्सेसे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो रामन मैग्सेसे कौन थे, ये फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे। तो उनके लीडरशिप एग्जाम्पल्स को सेट करने के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस, जो एशिया के इंडिविजुअल्स हैं व्यक्तिगत स्तर पर, और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये प्राइज दिया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, क्रीड, जेंडर और नेशनैलिटी। किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी रेस के हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, किसी भी राष्ट्र से हो सकते हैं। इन सभी को ये प्राइज दिया जाता है जिन्होंने दूसरे लोगों की हेल्प की होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो अभी हाल ही में 71st नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं। किसके द्वारा ये अनाउंस किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और ये अवार्ड दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। हर साल प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। और अवार्ड के सेक्शंस क्या हैं, किन किन फील्ड्स में अवार्ड दिया जाता है, फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड भी नेशनल फिल्म अवार्ड में ही शामिल है, ठीक है। यहाँ पर आगे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बताया गया है। ये हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन सिनेमा का, और जो भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है उसको ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। इसे स्थापित किया गया था, या इसे स्टार्ट किया गया था 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और यह शुरुआत दादा साहब फाल्के की याद में यानी उनके कमेमोरेट में की गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, राजा हरिश्चंद्र 1913 में ये फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, इसे डायरेक्ट किया था, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे, दादा साहब फाल्के। इस अवार्ड्स में क्या क्या दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड में, तो एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, ठीक है, और आप कह सकते हैं एक तरीके का मेडल होता है, एक शॉल दी जाती है, और 10 लाख कैश प्राइज भी दिया जाता है। 10 लाख कैश प्राइज, एक शॉल, और स्वर्ण कमल, एक मेडल होता है, वो एक गोल्डन लोटस मेडल होता है, गोल्डन लोटस मेडल। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। इन सभी फील्ड्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बानू मुश्ताक
जो हैं इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। और इनको किस लिए दिया गया है? कनाडा की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इन्होंने किया है, उसके लिए इस कलेक्शन का नाम है हर्ट लैम्ब। तो अबाउट इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो पहले इसे मैन बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता था, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। ठीक है, ये एक एनुअल लिटरेरी प्राइज है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह उन बुक्स के लिए दिया जाता है जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो और यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्योंकि ये ट्रांसलेटेड बुक्स को अवार्ड दिया जाता है, तो इस अवार्ड का या इस प्राइज का पर्पज है जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस में क्वालिटी फिक्शंस लिखे गए हैं उनकी रीडिंग्स को इनकरेज करना। इसी तरीके से ये ग्लोबल फिक्शंस को प्रमोट करता है इंग्लिश स्पीकिंग रीडर्स में, और इसे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की फील्ड में दिया जाता है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। तो ये अवार्ड दिया जाता है साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स को। ये 4 कैटेगरीज हैं इसकी। कौन कौन सी है? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न है लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन के लिए, विज्ञान श्री है डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस के लिए, तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये है रिकॉग्नाइजिंग एंड इनकरेजिंग यूथ साइंटिस्ट के लिए, यानी यूथ साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज एंड इनकरेज करने के लिए। इसी तरीके से है विज्ञान टीम, जो एक्सेप्शनल टीम वर्क होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उनमें विज्ञान टीम पुरस्कार दिया जाता है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नेर्लिकर हैं, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, इनको इनकी मृत्यु के बाद यानी पोस्टमथली पुरस्कार दिया गया था, विज्ञान रत्न पुरस्कार। इन्होंने डेवलप किया था, एक होली साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर एक को डेवलप किया था, होली नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये थियरी आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की एक अल्टरनेटिव है, जो कि बिग बैंग मॉडल के विरोध में भी अपने विचार प्रस्तुत करती है। यानी जो ये थियरी है होली नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये बिग बैंग मॉडल को इसके अगेंस्ट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, या फिर ये लास्ट है, आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो अभी चिली के एक्स प्रेसिडेंट मिचेल बैचलेट को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2024। आगे यहाँ पर इस पीस प्राइज के बारे में बताया गया है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, इसे एनुअली दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी रेस का हो, रिलीजन का हो, ठीक है, अगर जो उसने पीस इस्टेब्लिश करने की दिशा में कोई कार्य किया है तो उसे ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसमें इन कार्यों में क्या क्या शामिल होना चाहिए? रेशियल इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई कार्य जो रेशियल इक्वलिटी को बढ़ावा देता है और जो विभिन्न देशों के बीच में हार्मनी एंड गुडविल को प्रमोट करे, उसे भी ये प्राइज दिया जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये सब कुछ था 4th सेक्शन अवार्ड्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कुछ ट्राइब्स हैं जो कि न्यूज़ में हैं। तो पहली है हट्टी ट्राइब, ये हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड की ट्राइब है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए दूसरी है हो ट्राइब, ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल की है। इनके बारे में डिटेल में आगे अगले पेज पे बताया गया है, तो वहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इनकी लोकेशन मैप में देख लीजिए। तो हट्टी ट्राइब है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की, हो ट्राइब है झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल की। तीसरी है, यहाँ पर आप देख लीजिए जेनु कुरबा ट्राइब, ये है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु की। चौथी है सेंटलीज ट्राइब, यह है अंडमान निकोबार आइलैंड के एक सेंटली आइलैंड है, तो वहाँ की है। पांचवी है कूच राजबंशी कम्युनिटी, ये आसाम वेस्ट बंगाल की है। 6 है सिद्धि ट्राइब, ये गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में पाई जाती है। और लास्ट है इसमें मोरन ट्राइब, ये आसाम की है।
तो इनके डिटेल देखते हैं, आगे अगले पेज पर है। तो हाटी ट्राइब की बात करें तो ये एक ट्रांसगिरी रीजन, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के ट्रांसगिरी रीजन की एक ट्राइब है। कहाँ पे? गिरी एंड टोन्स रिवर्स में, रिवर के आसपास जो रीजन है ट्रांसगिरी रीजन, वहाँ की है। तो ये ट्राइब क्यों फेमस है? इनके कुछ स्पेशल हार्ट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनकी लोकल स्मॉल मार्केट्स होती हैं, जहाँ पर ये होम ग्राउंड प्रोड्यूस या फिर होम ग्राउंड प्रोडक्ट्स जैसे मीट वगैरह यहाँ पर ये बेचते हैं। तो इस वजह से इन्हें हटी ट्राइब्स बोला जाता है। इनकी लोकल स्मॉल मार्केट्स की वजह से इनकी स्पेशल मार्केट्स होती हैं, जहाँ पर वही इनकी घर में जो बनी वस्तुएं होती हैं उन्हें बेचा जाता है। एक फेमस वर्ड है जाजदा। तो इनका एक स्पेशल मैरिज ट्रेडिशन है जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जाजदा। और ये ट्रेडिशन है पॉलीएंड्रस मैरिज, यानी बहुपति प्रथा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक जो लेडी है वो कई विवाह कर सकती है, कई पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है। तो इसे पॉलीएंड्रस मैरिज कहते हैं। इस मैरिज को लोकल टर्म्स में क्या बोला जाता है? जाजदा। ओके, आगे चलते हैं। हो ट्राइब की बात की जा रही है, तो इसे दूसरे नामों से भी जानते हैं, हो, होडोको, होरो और होलका, सॉरी होल्हा। हो, होडोको, होरा एंड कोल्हा, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। इनकी एथनिसिटी की बात करें तो ये रिलेट करते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप से। और इनकी लोकेशन क्या है? अभी हमने पीछे मैप में देखा था, तो झारखंड के कोलन रीजन, झारखंड एंड उड़ीसा के कोलन रीजन में, और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल, बिहार एंड बांग्लादेश एंड नेपाल में भी ये पाए जाते हैं। इनका एक काफ़ी फेमस ट्रेडिशनल सिस्टम है, मुंडा मनकी सिस्टम। ठीक है, तो मुंडा सिस्टम में क्या है कि, तो मुंडा सिस्टम में क्या होता है? हेरिडेटरी विलेज हेड होता है, यानी जो यहाँ का इनके विलेजेस का हेड होता है वो वंशानुगत होता है, मतलब एक ही फैमिली का वो इस तरीके से चलता रहेगा। और इसका क्या काम होता है कि जो विलेज लेवल पर जो सोशियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें ये रिजॉल्व करता है। इसी तरीके से जो मनकी होता है ये इनका रीजनल हेड होता है, और ये मुंडा द्वारा जो एस्केलेट किए जाते हैं केसेस उनको हैंडल करता है। तो नेक्स्ट ट्राइब है जेनु कुर्बा ट्राइब। इसका जोग्राफिकल प्रेजेंस क्या है? तो ये लोकेटेड हैं कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। और इनके स्मॉल सेटलमेंट्स को क्या बोला जाता है? हडी बोलते हैं। और ये एसोसिएटेड हैं कुछ फॉरेस्ट रीजन्स से। कौन कौन से? नागरहोल एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स। और ये एक लोकल डायलेक्ट या लोकल बोली बोलते हैं, लैंग्वेज, जिसे कहते हैं जेनु नुडी। ओके, ये एक सिमिलर लैंग्वेज है कन्नड़ के। तो इस तरीके से बस इतनी इंफॉर्मेशन है इनकी जोग्राफिकल लोकेशन, हडी एंड जेनुनुडी। जेनुनुडी इनकी लोकेशन है, हडी इनके स्मॉल सेटलमेंट्स को कहते हैं, और ये एसोसिएटेड है नागरहोल एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व से। आगे चलते हैं। सेंट्रलिस्ट ट्राइब्स क्या है? देखिए, वीडियोस को तो हमारे थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है सेंटिनल आइलैंड, यही इनका होम है, यही इनका घर है। और ये इंडिजिनस सेंटिनलीज पीपल हैं, और ये रिलेट करते हैं निग्रेटिव ट्राइब से। ठीक है, तो ये वर्ड की लास्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स हैं, मतलब अभी तक इनसे संपर्क स्थापित नहीं किया गया है। और इन्हें डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में, जिसमें शायद आप इनके नंबर्स देख लेना। एक बार पूछ लिया गया था कि 75 PVTGs हैं या फिर 85 हैं। एक बार मैं कंफ्यूज हूँ, आप इसको देख लेना कितने हैं। मुझे लग रहा है 75 हैं। हाँ, इनकी जो इस ग्रुप में शामिल ट्राइब्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 75 है। तो ये याद रखना। एक बार कुछ पूछा गया था इस नंबर को कि दे आर मोर देन 100 PVTGs डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत था। यूपीपीसीएस की यूपीएससी की किसी प्रश्न का एक स्टेटमेंट था। तो इनकी नंबर याद रखना। 75 ट्राइब्स हैं जिन्हें इस पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTGs में शामिल किया गया है। और इसमें इन सेंटलिस ट्राइब्स के साथ साथ ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगे एंड शोम्पेन
इन ट्राइब्स को भी शामिल किया गया है। अंडमान निकोबार की ये सभी ट्राइब्स हैं, कौन कौन सी? सेंटलिस, ग्रैंड अंडमान, जारवा, ओंगे एंड शोम्पेन। इन ट्राइब्स, ये ट्राइब्स जहाँ पर रहती हैं उनको रिजर्व एरिया डिक्लेयर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन पास किया है जिसे बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ब्रैकेट में है प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब रेगुलेशन 1956। ठीक है, तो इस रेगुलेशन के माध्यम से इनके ट्रेडिशनल एरियाज को रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पर फोटोग्राफी और एंट्री प्रोहिबिटेड है, यानी मतलब एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल अथॉरिटीज़ को जिन्हें अलाउ किया जाता है वे यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ राजवंशी कम्युनिटी। तो इनके एंशियंट रूट्स देखे जा सकते हैं कामता किंगडम से, जो कि कूच डायनेस्टी द्वारा जिसे रूल किया गया था कामता किंगडम को। और इसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, नेपाल एंड बांग्लादेश का पार्ट शामिल है, जो प्रेजेंट डे आसाम, वेस्ट बंगाल, नेपाल एंड बांग्लादेश। और कामता किंगडम जो था वो 13th सेंचुरी में जब कामरूप किंगडम के वेस्टर्न पार्ट में पाल डायनेस्टी का जब फॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद से कामता किंगडम को देखने को मिलता है। यानी आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक कामरूप किंगडम था, उसके वेस्टर्न पार्ट में पाल डायनेस्टी थी। जब पाल डायनेस्टी डिक्लाइन हुई तो फिर कामता किंगडम का उद्भव देखने को मिलता है, इस तरीके से कह सकते हैं। इनकी लैंग्वेज को इसी नाम से भी इनकी कम्युनिटी के नाम से ही जानते हैं, राजबोंगसी और राजबंशी। इस लैंग्वेज को कामतापुरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रेजेंट टाइम में 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसके 1 करोड़ स्पीकर्स थे। यानी इस राजबंशी या कामतापुरी लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी थी 2001 में? 1 करोड़। कुछ राजवंशी कम्युनिटी एनिमिज्म में बिलीव करती थी, बाद में इनका कुछ कन्वर्जन हिंदुइज्म में हुआ और कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। एनिमिज्म का मतलब होता है ऐसे लोग जो नेचुरल चीज़ें होते हैं, पौधे, पेड़, नदियाँ, पहाड़, पशु, ठीक है, एनिमल्स, इन सब में मानते हैं कि इनमें सॉल होती है या फिर आत्मा होती है, तो उसी की पूजा करते हैं, उसी की प्रेयर करते हैं, यानी नेचर की पूजा करते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 2 और ट्राइब्स हैं, आगे देख लेते हैं। सिद्धि ट्राइब। इस सिद्धि ट्राइब को हब्सी एंड या फिर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अफ्रो इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी है। ये बिलीव किया जाता है इनका माइग्रेशन हुआ था ईस्ट अफ्रीका से इंडिया में। ये इनकी लोकेशन क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में? गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन है हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, ये हंटर करते हैं और गैदर करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इनमें से काफ़ी लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं और डेली वेज वर्किंग काम करते हैं, डेली वेजेस के बेस पे वर्क करते हैं। और ये माना जाता है इनका ये सबसे पहले 7th सेंचुरी में अरब मर्चेंट्स के साथ, अरब जो व्यापारी थे उनके साथ आए थे। उसी तरीके से इन्हें 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश जो यहाँ पर कंपनियां आई थी उनके साथ एज अ स्लेव इन्हें लाया गया। प्रेजेंट टाइम में इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, ये सिद्धि ट्राइब थी। आगे है मोरन ट्राइब। ये एक इंडिजिनस ट्राइब है असम की। इन्होंने 18th सेंचुरी में जो अहोम डायनेस्टी थी उसकी मोनार्की के अगेंस्ट इन्होंने एक मेमोरिया रिबेलियन किया था, तो इसके लिए भी इन्हें इस मेमोरिया रिबेलियन के लिए भी इन्हें जाना जाता है, मोरन ट्राइब को। तो इनकी लैंग्वेज है दिमसा लैंग्वेज, लेकिन आजकल इनमें से अधिकांश लोग आसामी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ था ट्राइब के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर लगभग 30 पेज के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि उसके कुछ पार्ट हमें अभी कर लेने चाहिए। ठीक है, ये मिसलेनियस वाला है, तो इसमें एक बार इसके इंडेक्स पर चलते हैं बुक के, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, 1 मिनट में पेन चेंज कर लूँ। ये है मिसलेनियस वाला पार्ट, 6 पार्ट, और इसमें इसको डिवाइड किया गया है इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, फेस्टिवल इन न्यूज, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, प्रोग्राम एंड बॉडीज एंड अदर इम्पोर्टेंट न्यूज।
तो ये टोटल है 30 पेज नंबर 30 से लेकर 59 पेज नंबर तक, यहाँ से है 59 पेज नंबर तक, नेक्स्ट पेज पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये 53 है बट ये न्यूज़ आगे गई है 59 तक है। ठीक है, कुछ अपेंडिक्सेस भी इसमें इंक्लूड हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके लगभग 10 पेज तो हम लोग कवर कर लें, यानी 30 से लेकर 40 तक अगर जो कवर करेंगे तो इसमें हम कवर कर लेंगे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, फेस्टिवल इन न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स को। तो इस तरीके से एक बैलेंस हो जाएगा, आगे बस 20 पेज बचेंगे तो उसको कवर हो जाएगा, और वीडियो बैलेंस रहेंगे, जैसे हर 1 घंटे में एक पोर्शन हम कवर कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो भी लगभग 1 घंटा 1 घंटे 5 मिनट ऐसा कुछ जाएगा, और अगला वीडियो भी बैलेंस हो जाएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देखते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स में 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज, 100 ईयर्स ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन, 100 ईयर्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, वाईकॉम सत्याग्रह एंड संथाल रिबेलियन, ये देखेंगे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स में। फिर है फेस्टिवल इन न्यूज़, और उसके बाद है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ गेम्स, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस चैंपियनशिप और अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 एंड स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, और लास्ट में है इसका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो बस दो पार्ट एक तरीके से फेस्टिवल्स इन न्यूज़, तो एक पेज में बस वो मैप के साथ दिया गया है, और कुछ उसके डिटेल में, जैसे अभी हमने टाइप्स को देखा था, एक बार मैप है, फिर थोड़ी छोटी छोटी उनकी न्यूज़ हैं, तो उनको हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक बार इसको भी कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को, और उसके बाद वाले 2 पार्ट को। और तो दोस्तों ये है मिसलेनियस वाला चैप्टर 6, और इसमें इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड। तो इसमें कौन सी पहली न्यूज़ है, 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के 150 वर्ष हो गए हैं। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, एक ज्ञान ज्योति फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और इस फेस्टिवल में इंटरनेशनल आर्य समिट को एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर ने। और ये क्यों एड्रेस किया गया है, क्योंकि अभी जो दयानंद सरस्वती की है वो 200th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है, और आर्य समाज का कौन सा ईयर है, 150 ईयर्स। तो आर्य समाज की 150वां वर्ष है, दयानंद सरस्वती की 200वीं ये बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो आगे इसमें आर्य समाज के बारे में बताया गया है। तो इसकी फाउंडेशन किसने की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कहाँ पे, बॉम्बे में। इसकी एक ब्रांच इस्टेब्लिश की गई थी लाहौर में, कब, 1877 में। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था आर्य समाज, जो कि रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स जो हिंदू सोसाइटी में थे उस पर फोकस कर रहा था, और ये वैदिक रिलीजन के रिवाइवल, इसका गोल क्या था, वैदिक रिलीजन का रिवाइवल करना। कोई भी व्यक्ति जो 10 आर्य समाज के 10 फंडामेंटल टेनेट्स हैं, इनको एक्सेप्ट करके आर्य समाजी हो सकता था। और इन 10 फंडामेंटल टेनेट्स में यहाँ पर बताया गया है कि जो गॉड है वही प्राइमोर्डियल रूट ऑफ ऑल नॉलेज है। जितना भी ज्ञान है उसका पूरा सोर्स क्या है, वो गॉड है। तो गॉड ही ट्रूथ है, ऑल नॉलेज एंड ऑल ब्लिस ही गॉड ही है। ये वेदा को ट्रू नॉलेज की बुक मानते हैं, कहते हैं कि वेद का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। और सभी आर्य की जो ड्यूटी होती है, वो इसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि इसके जो नॉलेज है उसको प्रोपोगेट करे या उसको बढ़ावा दे। आर्य लोगों को हमेशा ट्रूथ को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो अनट्रूथ है उसे रिजेक्ट करना चाहिए। इसी तरीके से आर्य लोगों को अपने जो भी कार्य हैं उन्हें धर्म के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। नेक्स्ट है आर्य समाज का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वर्ल्ड में फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर हमेशा अच्छे कार्य किए जाने चाहिए। सभी लोगों के साथ लव, राइटियसनेस एंड कंसिडरेशन ऑफ मेरिट, उनकी मेरिट को कंसिडर करते हुए उनके साथ डील करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है इग्नोरेंस को समाप्त करना चाहिए या लिक्विडेट करना चाहिए, और इसी तरीके से नॉलेज को प्रमोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सभी लोगों को केवल अपने
अपलिफ्टमेंट यानी अपने को ऊपर ले जाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस चीज में खुशी फील करनी चाहिए कि सबका कल्याण हो। फील गुड इन गुड ऑफ ऑल। ओके, सभी लोगों को ऑब्लाइज्ड होना चाहिए जो सोशल लॉज हैं उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। और लेकिन साथ ही साथ वे फ्री हैं अपने वेलफेयर से रिलेटेड जो भी काम है उनको करने के लिए। तो ये इनके 10 रूल कह सकते हैं या 10 टेनेट्स कह सकते हैं जो कि आर्य समाज के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें है आर्य समाज का की कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इसमें की कंट्रीब्यूशन रिलीजियस रिफॉर्म पहला बताया गया है कि तो इन्होंने मोनोथेइस्ट हिंदू ऑर्डर को प्रमोट किया, और ये इनकी जो प्राइमरी वर्क था वो प्रमोशन था वैदिक टीचिंग का। तो ये वैदिक टीचिंग्स को प्रमोट करते थे। इसी तरीके से ये इन्होंने एक अनकन्वेंशनल स्टेप उठाया, शुद्धि यानी जिसे हम बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन सेरेमनी का। इसमें ये उन लोगों को री कन्वर्जन के लिए प्रेरित करते थे जो लोग हिंदू से पहले दूसरे रिलीजन्स में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या फिर दूसरे किसी अन्य रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें रिकन्वर्ट करने की बात शुद्धि मूवमेंट के माध्यम से कर रहे थे। इसी तरीके से ये सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने जो अनटचेबल्स लोग थे सोसाइटी के, तो उन्हें हिंदू सोसाइटी में इक्वल मेंबर मानने की वकालत की। और ये ऐसा पहला काम था जो महात्मा गांधी से पहले ही इन्होंने अनटचेबल्स के लिए इक्वल राइट्स या इक्वल मेंबर्स की बात इन्होंने की थी, आर्य समाज के द्वारा की गई थी। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन्स, तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए वुमेन्स के लिए। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कन्या महाविद्यालय इन जालंधर, ठीक है। तो आगे इसमें है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल मूवमेंट। तो इन्होंने क्या किया था, जो साल्ट टैक्सेस थे उसको अपोज किया था। स्वदेशी मूवमेंट, खादी मूवमेंट एंड हिंदी लैंग्वेज, इसका इन्होंने सपोर्ट किया था। इसके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से थे, तो ये थे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा, स्वामी श्रद्धानंद, सचिंद्र नाथ सन्याल, भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर। तो इनके नाम याद रखना कई बार पूछ लिया जाता है कि ये इससे आर्य समाज से रिलेटेड थे या नहीं थे, इससे जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे। इसी तरीके से हैदराबाद सत्याग्रह की बात करें तो इसमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था 1938 से 39 में। तो वहां पर क्या किया था, जो हैदराबाद के निज़ाम थे उसके अगेंस्ट जाकर इन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च किया था। और हैदराबाद निजाम क्या कर रहे थे कि जो आर्य समाजिस्ट लोग थे उनको वैदिक टीचिंग करने से अपने रीजन में प्रोहिबिटेड कर रहे थे, मतलब उनको रोक रहे थे कि आप हैदराबाद में जो वैदिक टीचिंग्स हैं उन्हें नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्रमोट नहीं कर सकते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो आर्य समाजी लोग स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न एकेडमिक लर्निंग पर बल देते हैं, और इन्होंने गुरुकुल्स एंड डीएवी स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया। डीएवी का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। तो फर्स्ट डीएवी ओपन किया गया लाहौर में 1886 में, और ये लाला लाजपत राय की लीडरशिप में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस डीएवी स्कूल का, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का एम क्या था, साइंटिफिक टेम्परामेंट को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ स्पिरिचुअल, कल्चरल एंड रिलीजियस जो माइंडसेट है उसे भी रेडी करना। इसी तरीके से गुरुकुल कांगरी, तो स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में 902 में गुरुकुल कांगरी का फाउंडेशन किया था, और इसमें भी वैदिक टीचिंग, वेस्टर्न एजुकेशन की तुलना में वैदिक टीचिंग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। इनके द्वारा हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कई सारे न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स निकाले गए। इनमें था आर्य दर्पण 1878 में, आर्य समाचार 1878 में, भारत सुदशा प्रवर्तक 1879 में, और देश हितैषी 1882 में। आगे यहाँ पर दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया है। इन्हें मूला शंकर के नाम से जानते हैं, ये इनकी इमेज है, इधर दी गई है। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी या 12 फरवरी 1824 में मोराबी में। मोराबी कहाँ है, गुजरात के कठियावाड़ रीजन में है, ठीक है। इनकी डेथ हुई थी 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर राजपुताना में। स्वामी विरजानंद सरस्वती इनके गुरु थे। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नेशनल मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो इन्हें ये माना जाता है कि जो स्वराज शब्द था सबसे पहले इन्होंने ही यूज़ किया था,
कब? 1875 में। और इन्होंने बैक टू द वेदास यानी वेदों की तरफ वापस लौटो का नारा दिया था। अगर जो सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका इसे होस्ट किया था, यानी इसे पाखंड खंडनी पताका को फहराया था कब? हरिद्वार के कुंभ मेला में 1867 में। और इसके माध्यम से इन्होंने जो सोशल एविल्स हैं, ब्लाइंड फेथ्स एंड सुपरस्टिशंस हैं, उनका खंडन किया था। इसी तरीके से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इन्हें अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। वुमेन्स राइट के लिए क्या काम इन्होंने किया है? तो इन्होंने ये इनकरेज किया कि वुमेन्स को भी वेदा की स्टडी करनी चाहिए, और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज का इन्होंने विरोध किया था। इनका मानना था कि गर्ल्स की शादी, जो मैरिज है वो 16 की एज से पहले, और बॉयज़ की जो मैरिज है वो 25 एज से पहले नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक बुक है जो इन्होंने लिखी थी। इसमें रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात की गई है, और इसमें बताया गया है कि एक सुप्रीम गॉड है, ठीक है, उसी की हमें पूजा करनी चाहिए, और वैदिक मंत्रों को इसमें बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ काउज, गाय की सुरक्षा के लिए। तो इन्होंने काउ स्लॉटर हाउसेस का विरोध किया था, और गाय की पूजा करना, ये मानते थे कि गाय की पूजा करना वैदिक कल्चर का एक एसेंशियल पार्ट है। इन्होंने 1881 में गो करुणा निधि का पब्लिकेशन किया था, और पंजाब में 1882 में गौरक्षिणी सभा को इस्टेब्लिश किया था। ये फर्स्ट गौरक्षिणी सभा थी जो इस्टेब्लिश हुई थी पंजाब में 1882 में। हिंदी लैंग्वेज को पॉपुलराइज किया था इन्होंने। इनका मानना था कि हिंदी को पॉपुलर बनाया जाना चाहिए। इनकी जो प्रोफिशिएंसी थी वो संस्कृत में थी, और इनकी जो मदर टंग थी वो गुजराती थी। इसके बावजूद ये हिंदी के काफ़ी ज़्यादा बड़े समर्थक थे, और जो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी वो हिंदी में लिखी थी। एजुकेशन की बात करें तो जो सत्यार्थ प्रकाश का स्टार्टिंग है, ठीक, वो इसी बात से स्टार्ट हुआ है, इसी फिलॉसफी के साथ कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने चिल्ड्रंस को एजुकेट करें। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि संस्कृत हिंदी के साथ साथ 5 वर्ष की आयु से ही संस्कृत हिंदी के साथ साथ एक फॉरेन लैंग्वेज में भी पढ़ाई की जानी चाहिए सभी बच्चों के लिए। तो इस तरीके से था ये सारा कुछ, ये था आर्य समाज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है 100 ईयर्स ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन। तो 2025 को इसके 2025 में काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे चलते हैं। तो ये काकोरी कांड एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पे? काकोरी में। ये एक विलेज है लखनऊ के पास में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसमें 10 रिवोल्यूशनरिस्ट ने क्या किया था, जो रिलेटेड थे या एसोसिएटेड थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से, इन्होंने ब्रिटिश मनी थी इंडियन रेलवे की, उसे लूटने का प्रयास किया था। और ये ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन। ये ट्रेवल कर रही थी कहाँ से? शाहजहांपुर से लखनऊ। तो लखनऊ के पास जब काकोरी स्टेशन पर ये पहुंची तो वहाँ पर लूटने का प्रयास किया गया था। और इसमें कौन कौन शामिल था? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी। तो इसमें कुछ लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया। किसे किसे? एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया 1925 में, और इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी एंड ठाकुर रोशन सिंह को डेथ सेंटेंस दिया गया। इन्हें मृत्यु की सज़ा दी गई थी, फांसी की सज़ा। ठीक है, और आगे चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसमें वो पार्टिसिपेट करते रहे 1931 तक, जब तक वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद नहीं हो गए थे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। तो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1924 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी ने, कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स थे यूनिवर्सल सफरेज के आधार पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना, और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन
को ड्राफ्ट किया था जिसे येलो पेपर के नाम से जाना जाता है, और एक मैनिफेस्टो पब्लिश किया था जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी, कब 2025 में। और इसमें इन्होंने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट मेथड को क्रिटिसाइज किया था और लोगों से अपील की थी कि उन्हें आर्म रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। और इसकी कुछ ब्रांचेस थी और कुछ बम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इस्टेब्लिश की गई थी। आगे बताया गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, इसे फाउंड किया गया था 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला प्लेस पे। और ये इमर्ज हुआ था यही पिछले वाले HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। और ये एक ऐसी ग्रुप आइडियोलॉजी थी जो सोशलिज्म में बिलीव करती थी और सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म में बिलीव करती थी। इसके लीडर्स कौन कौन से थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, थापर, राजगुरु। ओके, ये थे। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था? बेसिक प्रिंसिपल था कि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अपनाया जाना चाहिए, साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए। ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स थे। तो ये सब कुछ था, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और लास्ट में है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट न्यूज है 100 ईयर्स ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो 2025 में 2025 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के भी 100 साल पूरे हो गए हैं। और इस मूवमेंट ने जो साउथ इंडिया के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है, ठीक है। इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और इस मूवमेंट को लॉन्च किया था EV रामास्वामी, लॉन्च किया गया था EV रामास्वामी द्वारा, और जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। ये कब लॉन्च किया गया था? 1925 में। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कॉन्सेप्ट था कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी समतामूलक समाज का निर्माण करना है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हेटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, मतलब कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर के बेसिस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन और हेटर्ड नहीं होना चाहिए। एक ऐसी इगैलिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना है। इसे अरिवु विदुतलाई इयक्कम के रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है। इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करना यानी समाप्त करना, रेशनल थिंकिंग को प्रमोट करना, और जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस थे उनके डोमिनेंस का विरोध करना। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें 2 पंपलेट्स में आउटलाइन किया गया था। पहला था नमाथु कुरिकोल, दूसरा है तिरावितक कलाका लेतियम। इस मूवमेंट में कुछ वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी रहा। इसमें प्रमुख कुछ वुमेन थी, अनाई मीनाम्बल, और दूसरी थी वीराम्मल, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या थे इस मूवमेंट के? तो इसमें देवदासी सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसको अपोज किया गया और इसके माध्यम से सोशल अपलिफ्टमेंट की बात की गई। साथ ही साथ सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस को प्रमोट किया गया। इन सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस में इस तरीके से मैरिज की जाती थी जिसमें प्रीस्ट या पुजारी को बुलाया नहीं जाता था। साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा देने की बात की गई। इसी तरीके से एक सेल्फ रेस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी 1929 में पेरियार द्वारा। कहाँ पे? ये एक प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस थी। कहाँ पर आयोजित की गई थी? चेंगालपट्टू में, चेंगालपट्टू। और इसे लीड किया गया था WPA सुंदरा पांडियन द्वारा। WPA सुंदरा पांडियन। आगे चलते हैं। यहाँ पर EV रामास्वामी पेरियार के बारे में बताया गया है। इनका टाइम पीरियड है 1879 से 1973 के आसपास। ये सोशल रिफॉर्मर थे, रेशनलिस्ट फिलोसफर थे, और ये आर्ग्यू करते थे। और इनका मानना था कि जो एगैलिटेरियन सोसाइटी यानी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सोशल इक्वलिटी और साइंटिफिक रेशनलिज्म एंड सोशल इक्वलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी के इन्हीं दोनों के बेसिस पे इगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश हो सकती है। ये इन्फ्लुएंस्ड थे ज्योतिराव फुले से और BR अम्बेडकर के कार्यों से। साथ ही साथ ये इनिशियल लेवल पर महात्मा गांधी के कार्यों से भी, महात्मा गांधी ने जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे उनसे भी इंस्पायर्ड हुए थे। इन प्रोग्राम्स में शामिल था खादी मूवमेंट, टेम्पल एंट्री, ठीक है, टेम्पल एंट्री फॉर
टचेबल्स, जो अनटचेबल्स थे उनके लिए जो महात्मा गांधी ने टेम्पल एंट्री कार्यक्रम और खादी मूवमेंट चलाए थे, उनसे भी ये इंस्पायर्ड थे। इन्होंने एक तमिल वीकली पेपर कुडी अरासू पब्लिश किया था। साथ ही साथ वाईकॉम सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने भाग लिया था। इनको वाईकॉम वीरन एंड पेरियार की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, और इसका मतलब होता है ग्रेट मैन। पेरियार का मतलब होता है ग्रेट मैन। इनका मानना था जो गवर्नमेंट राइट्स हैं, सरकारी अधिकार हैं या जो क्षेत्र हैं, उसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, और जिनकी पॉपुलेशन कम है उन्हें कम अधिकार का मतलब है यहाँ पर कि जो भी पोजीशंस हैं गवर्नमेंट में, तो जिसकी जितनी पोजीशन है उसको उतने पद दिए जाने चाहिए। इन्होंने 1932 में एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट सोशलिस्ट पार्टी, और ये पार्टी लॉन्च की गई थी कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट सिंगारो वेल्लू चेट्टियार के साथ में। सिंगारा वेल्लू चेट्टियार ये कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन के एक मेंबर थे। तो सिंगारा वेल्लू चेट्टियार के साथ मिलकर पेरियार ने 1932 में एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की थी जिसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट सोशलिस्ट पार्टी। यहाँ पर कुछ और दूसरे सोशल रिफॉर्म एंड एंटी कास्ट मूवमेंट की चर्चा की गई है। तो इसमें पहला है सत्यशोधक समाज। इससे इस्टेब्लिश किया गया था 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, इसे इस्टेब्लिश किया था B.R. अम्बेडकर ने एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए, किसमें, दलित कम्युनिटी के सोशल एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट के लिए। तीसरा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में, और इसे भी इस्टेब्लिश किया था B.R. अम्बेडकर ने। और लास्ट है इसमें ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932 में, इसे सेटअप किया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है। अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए और सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे अगली न्यूज़ है वाईकॉम सत्याग्रह से, तो इसको भी देख लेते हैं। वाईकॉम सत्याग्रह के भी 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और ये स्टार्ट हुआ था 30 नवंबर 1925 को। ये एक नॉन वायलेंट सिविल राइट मूवमेंट था, और इसे केरला के त्रावणकोर में स्टार्ट किया गया था। किस चीज़ के लिए? हिंदू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो लोअर कास्ट पीपल थे, जिन्हें अवर्ण बोला जाता था, उन्हें पब्लिक रोड्स और जो वाईकॉम का एक शिव टेम्पल था उसके आसपास जो भी पब्लिक रोड्स थी उनको यूज करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, या वो इन लोगों के लिए प्रोहिबिटेड थे। तो ये स्टार्ट कैसे किया गया सत्याग्रह? जो वाईकॉम सत्याग्रह था, तो डेली 3 वॉलेंटियर्स उस रोड पर भेजे जाते थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है। वो खादी पहनकर निकलते थे, और इसमें जो पहले 3 वॉलेंटियर्स थे उसमें उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। गोविंद पनिक्कर, ये एक नैयर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। भुलैयन, ये एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और कुंजापू, ये पुलैया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये वहाँ की लोकल लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ हैं साउथ इंडिया की। तो ये उस रोड पर, जो टेम्पल के सामने से रोड निकलती, वहाँ से होकर गुजरते थे। इन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती थी, और उसके बाद क्या होता था कि अगले दिन दूसरे 3 व्यक्ति भेजे जाते थे। ठीक है। इस तरीके से ये मूवमेंट चल रहा था, और ये तब तक चलता रहा जब तक पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट करना स्टॉप नहीं कर दिया, और साथ ही साथ उस पूरे एरिया को बैरिकेटेड कर दिया गया। ठीक है। उस पूरे क्षेत्र को, जो वो रोड साइड और वो टेम्पल एरिया था, उसको बैरिकेड कर दिया गया कि अब इधर से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो अपर कास्ट पीपल थे उनका विरोध था कि इन लोगों को रोका जाना चाहिए। तो पुलिस उनका साथ दे रही थी, तो इस तरीके से इनको अरेस्ट भी किया जाने लगा, तो ये और भी बढ़ने लगा और लोगों को भेजने लगे। तो एक तरीके से वायलेंस जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो फिर पुलिस ने इसको इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया। तो इसके बाद जो सत्याग्रह में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन लोगों ने रोड्स को ब्लॉक करना, एक साथ इकट्ठा होना, और साथ ही साथ शांति तरीके से धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया।
साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जैसे सत्याग्रह आश्रम इस्टेब्लिश किए गए उस टेम्पल के आसपास, और ये सत्याग्रह आश्रम वेरियस कास्ट से रिलेटेड थे, जिससे एक यूनिटी दिखाई जा सके। इस यहाँ पर बॉक्स में इसका एक टाइम स्पेन दिया गया है, टाइम सीक्वेंस दिया गया है कि 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था काकीनाडा सेशन में, और इसमें जो केरला की प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी उसने एंटी अनटचेबिलिटी को एक की इशू के रूप में एडॉप्ट किया था। इसी तरीके से 1924 यानी फरवरी 1924 में क्या हुआ, केरला पर्यटनम को लॉन्च किया गया। ये एक तरीके का एक डिसीजन था, एक कैंपेन था, जिसमें टेम्पल एंट्री और रोड राइट्स इसमें मांग की गई कि सभी हिंदुओं को टेम्पल एंट्री और रोड राइट्स प्रदान किए जाने चाहिए। और वाइकोम सत्याग्रह मार्च 1924 में स्टार्ट हो गया, और वाइकोम को सबसे पहले इस सत्याग्रह के लिए चूज किया गया था, जिससे वहाँ के टेम्पल को ओपन किया जा सके और जो रोड्स हैं उन्हें अवर्ण लोगों के लिए भी अलाउ किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टार्ट की गई थी सत्याग्रह, और ऐसे सत्याग्रह फिर केरल के डिफरेंट पार्ट्स में भी, साउथ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी चलाए गए थे। तो ये सारा कुछ था। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, आगे यहाँ पर कुछ लीडरशिप की बात की गई है कि कौन कौन से लीडर्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पहला है इसमें टीके माधवन। इन्होंने ही सबसे पहले टेम्पल एंट्री का जो क्वेश्चन था सबसे पहले उठाया था, किसमें, देशाभिमानी के एडिटोरियल में 1917 में। और इन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी कमेटी को फाउंड किया था 1924 में। ये किसके साथ इसका फाउंडेशन किया गया था, केपी कसावा मेनन एंड के कलप्पन के साथ मिलकर। अगला नाम है के कलप्पन। तो के कलप्पन ने कांग्रेस केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को चेयर किया था, उसके अध्यक्ष रहे थे, और इन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी रेजोल्यूशन को पास किया था। इस कमेटी में, केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में कौन कौन था, टीके माधवन थे, वेलायुद्धा मेनन थे, के नीलकंठन नंबूथरी और टीआर कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ये लोग इसमें शामिल थे। आगे है यहाँ पर एक नाम और है, जॉर्ज जोसेफ। तो सत्याग्रह में जब आरंभिक रूप में लोगों को कैद किया जा रहा था तो इन्होंने इनवाइट किया था पेरियार को। इसी तरीके से नेक्स्ट नाम है पेरियार का। इनका पूरा नाम है ईवी रामास्वामी, और बाद में इन्हें पेरियार की उपाधि दी गई थी, या फिर वाइकोम वेरार के नाम से भी इन्हें जानते हैं। अगला नाम है गांधी जी का। ठीक है, तो इन्होंने मार्च 1925 में वाइकोम का विजिट किया था, वहाँ की महारानी से मिले थे, और इसी तरीके से जो वहाँ के प्रीस्ट थे यानी पुजारी लोग थे उनके साथ डिबेट की थी, और जो एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट था उसको स्वराज मूवमेंट के साथ इन्होंने एक साथ मिलाया था। आगे चलते हैं, इसमें कुछ वुमेन लीडर्स की भी बात की जा रही है। तो इनमें है नागाम्मई, एसआर कनम्मा, भाग्यम स्थान मलाया पेरुमल। इन लोगों ने जो बैरिकेड्स थे उन्हें रिमूव करने की कोशिश की थी। इसी तरीके से कैयालाकल नारायणी देश भिमानी, एक जो न्यूज़पेपर था उसमें ये लिखती थी। इसी तरीके कौन कौन इसके सपोर्टर्स थे, तो श्री राजगोपालाचारी ने सपोर्ट किया था, श्री नारायण गुरु ने इसका सपोर्ट किया था, और चताम्पी स्वामीकल ने भी इसका सपोर्ट किया था। नेक्स्ट न्यूज है संथाल रेबेलियन से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में 170 वर्ष संथाल रिबेलियन के कंप्लीट हुए हैं, और इसे हूल दिवस या हूल का मतलब होता है रिवोल्यूशन दिवस। ठीक है, रिवोल्यूशन, तो इसे रिवोल्यूशन दिवस या हूल दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे इसमें संथाल रिबेलियन के बारे में बात की गई है। तो ये ट्राइबल अपराइजिंग थी, यानी एक जनजातीय विद्रोह था, और यह जो ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम थी उसके अगेंस्ट होने वाले कुछ प्रमुख आंदोलनों में माना जाता है जो सबसे पहले हुए थे। और ये माना जाता है कि जो 1957 का जो रिबेलियन था उसको इसने इंस्पायर किया था। ठीक है, किस रीजन में हुआ था, तो डामिन एको रीजन है, एक राजमहल हिल्स हैं झारखंड में। तो झारखंड की राजमहल हिल्स के दामिन को रीजन में ये जो संथाल रिवोल्यूशन हुआ था।
इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया था, इसके मेन लीडर कौन थे? ये थे सिंधु कानू, चांद भैरव, फूलो एंड झानो मुर्मू। ठीक है। इसका मेन रीजन क्या था इस रिवोल्यूशन का या इस रिवेलियन का? तो ये था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1790 का, जो 1790 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, वो इसका मेन रीजन था। इसकी वजह से बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें वो ये बीरभूम एंड मनभूम रीजन के जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया था उनकी लैंड से। साथ ही साथ इन्हें जमींदार, पुलिस और ब्रिटिश रूल द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो ये सभी इसके रीजन थे, ये सभी कारण थे जिसकी वजह से ये संथाल रिबेलियन हुआ था। इसके आउटकम्स क्या है? तो संथाल परगना क्रिएट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी तरीके से जो संथाल की जो लैंड थी वो नॉन संथाली पीपल्स को इलीगली ट्रांसफर पर बैन लगा दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये संथाल रिबेलियन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इसमें हम यही पहला पार्ट ही करेंगे, मिसलेनियस वाला, इस वीडियो में। ठीक है। जो दूसरा पार्ट है, आप अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 3 पार्ट कम से कम करेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो से कर लेंगे। अभी मतलब लेट हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा 10-15 मिनट का ज़्यादा बन जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात ऐसी नहीं है। तो फेस्टिवल वाले पार्ट से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और आप हमारे अगली वीडियो का भी वेट करिए, कल तक वो अपलोड हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई दिक्कत हो या कोई अच्छी बात लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं या हमें सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी उनमें सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।